जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th में, जो हम लोग एचएम अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें साइंस की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें आज हम लोग जो है सेट 5 यानी आईएन सेट वाले को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1 2 3 4 तक तो हम लोगों ने कर चुके हैं। ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग 5 को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं 5 को, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यूज क्या है। A convex lens of focal length 10 centimeter forms a real image of the same size as the object. The distance between object and its image will be. तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक, 10 सेंटीमीटर है। एंड इन्होंने ये कहा है रियल इमेज भी होता है, यहाँ पे बनता है, और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है, दोनों के साइज जो है सेम सेम साइज है। तो सेम साइज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट भी कर्वेचर ऑफ सेंटर पर है और इमेज भी फिर कर्वेचर ऑफ सेंटर पर है। तो यहाँ पर यफ तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर है, बट यू और वी इक्वल्स है। यू को माइनस लेते हैं, वी को माइनस लेते हैं। ठीक, यू को भी माइनस लेते हैं, वी को भी माइनस लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया है कि u इक्वल्स माइनस एक्स और v इक्वल्स भी माइनस एक्स। लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल्स 1/ हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब दोनों सेम साइज है, ऐसा करते हैं। इन्होंने कहा है कि इमेज और सेम साइज मतलब दोनों सेम पोजीशन पर है। एक्स वैक्स लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग ले लेते हैं कि जो u है वो v के इक्वल्स है। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे v और प्लस ये हो गया v। ठीक, f की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर लेते हैं 10। ठीक, 10। तो यहाँ पर 1/10 इक्वल्स ये हुआ 2/v। तो v इक्वल्स 20 सेंटीमीटर। तो v और u दोनों के दोनों 20 सेंटीमीटर पर है। हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि मैग्निफिकेशन जो है कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा 1 से लेस होता है, कम होता है। तो हम लोग कहेंगे लेस देन 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसमें भी हम लोग करेक्ट कर जाएंगे। ठीक है। और थर्ड में है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वर्गिंग लेंस इज 20 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ दिस लेंस 20 सेंटीमीटर है, तो हम लोग कहेंगे कि एफ इक्वल्स 20 सेंटीमीटर, पी इक्वल्स 1/f, वो भी किस में, मीटर में। तो पी इक्वल्स 1/20। तो पी इक्वल्स इसमें पॉइंट ये हुआ 10। ठीक, फिर पॉइंट और यानी 5, तो हम लोग कहेंगे 0.05। चलो इसको एक काम करते हैं, फिर इसको 100 कर लो, तो ये हो गया हमारे पास 5। तो 5 ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लेंगे। अब ये सेंटीमीटर में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सेंटीमीटर में तो है ही ना, तो मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास 20 से कैंसिल किया तो 5 आ गया आंसर हमारे पास। आंसर हम लोग सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट फॉल्स ऑन सरफेस ट्रायंगल। देखो, इसको हम कई बार बता चुके हैं आपको कि वाइट लाइट को कभी भी अगर हम लोग प्रिज्म से कोई भी ट्रायंगल से पास कराते हैं तो डेविएशन जो है वो रेड का मिनिमम होता है और वायलेट का मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर मिनिमम की बात की गई है, मतलब आप लोग रेड करोगे। ठीक, अब इसके बाद ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लेना। 5 नंबर में है द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए इज 4 ohm. Another wire the same substance has length 2l and area of cross section a/2, then the resistance will। तो यहाँ पर समझना आप लोग, इसे थोड़ा सा समझना, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास एक वायर है जिसकी जो लेंथ है तो वो यल है, एंड सेकेंड में वायर की जो लेंथ है वो 2l है, 2l है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में जो हमारे पास रेसिस्टेंस है वो 4 ओम है। ठीक, 4 ओम है, एंड क्रॉस ए इज
4 ohm another the substance has 12 area of cross section a/2। तो a1 तो a है, बट a2 जो है वो a/2 है। देन द रेसिस्टेंस विल बी, तो R2 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कि रो इक्वल्स आर ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक, तो रो वन कर लेंगे, तो रो वन इक्वल्स R1 A1/L1, और रो टू इक्वल्स R2 A2/L2। हम लोग रो वन बाई रो टू कर लेंगे, या रुक जाओ, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक, सब्सटेंस, यहाँ पर हाँ, दोनों के दोनों जो है इक्वल्स में है। ठीक, वायर मतलब सेम सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस है, मतलब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सब्सटेंस सेम है तो इन दोनों को इक्वल्स करो। तो R1 A1 इक्वल्स L1 इक्वल्स R2 A2 डिवाइडेड बाई L2। यहाँ पर डिवाइडेड बाई है, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू है 4 ओम, A1 की वैल्यू है A, और L1 की वैल्यू है L, इक्वल्स R2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। A2 की वैल्यू है A/2 इंटू L2 की वैल्यू है 2L, L से L कैंसिल, A से ये कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 जा 16, तो R2 इक्वल 16 ओम। 16 ओम बोले तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक। P इक्वल्स आई स्क्वायर आर फार्मूला तो है, P इक्वल्स वी आई भी फार्मूला है, P इक्वल्स आई आर स्क्वायर, बट ये फार्मूला रॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोग सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। सी ऑप्शन जो है P इक्वल्स आई आर स्क्वायर कोई फार्मूला है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट on a distance r is directly proportional to r square, inversely proportional to r। हाँ, ये सही है, inversely proportional to r। ठीक, तो 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग जो है किसे करेक्ट करोगे? आप लोग सी ऑप्शन को करेक्ट करोगे। क्या कहोगे? सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो, अब आप लोग 8 को, नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव इज। तो H पॉजिटिव का मतलब है कि वो एसिटिक है, वो एसिड है। क्या है वो? एसिड है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए को क्लियर कर लेंगे। फिर 9 नंबर में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन ऑन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा इज। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिनमें से H2O वाटर है, और वाटर जो है इसके मॉलिक्यूल कितने हैं? 10 है। कितने हैं? 10 है। तो ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए डी। तो डी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है विच इज ए नॉन मेटल इन द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा नॉन मेटल है? क्रोमियम, Cr क्रोमियम, या फिर फेरस, He हीलियम, और Hg मरकरी यानी मर्क्यूरी। तो हीलियम जो है ये गैस है, तो हीलियम जो है ये हमारे पास नॉन मेटल में है, तो हीलियम ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, सी ऑप्शन को। 10 नंबर में है विच इज नॉट ट्रू फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए ट्रू क्या नहीं है इसमें? मेटल ऑलवेज फ्रॉम कैबलेंट कंपाउंड्स, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, ये गलत बात है। मेटल ऑलवेज फ्रॉम कैबलेंट कंपाउंड्स, तो इसी को ही आप लोग सही कर लो, ये ऑप्शन को। विच इज फॉर्मेड बाई रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विच वाटर। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग वाटर मिक्सअप कर देते हैं, वाटर मिला देते हैं, तो क्या होता है? जिप्सम बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी को कट कर लो यहाँ पर। इसका विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सोडियम। एथेनॉल और सोडियम, एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH प्लस सोडियम, ये हुआ NaOH। तो यहाँ पर हमारे पास इन्होंने कहा है कि विच फॉरवर्ड बाय रिएक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सोडियम।
तो सोडियम से, अब सोडियम का काम होता है कि इससे OH को हटा देना, तो यहाँ से सोडियम आके जुड़ना, तो C2H5Na और प्लस OH को हम लोग ये लिखेंगे जो है H2। तो कौन सी गैस निकलेगी यहाँ से? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, C2H5ONa। तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यहाँ से, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन जो है आपके पास आगे क्वेश्चन में 14 में है, द नंबर ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन ह्यूमन इज। तो ह्यूमन में सेक्स हार्मोन्स के जो टाइप होते हैं, देखो 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक एक्स और एक वाई। टोटल हार्मोन्स की बात की जाती है तो टोटल हार्मोन्स 46 होते हैं। पेयर की बात की जाए तो पेयर 23 पेयर है, बट उसके जो नंबर होते हैं तो 2 नंबर होते हैं, 2 ही नंबर होते हैं, 2 नंबर एक्स एंड वाई। तो बी ऑप्शन को करेक्ट करोगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो देखो इन्होंने कहा है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से ऑक्सीजन को निकालना, ठीक है, नहीं, हाँ, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड, नहीं, बॉडी एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स एज पर रिक्वायरमेंट सेल कॉल्ड। सॉरी, जो हमने पहले कहा था वो नहीं, फिर से एक बार सुनना। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक, ऑफ द बॉडी एंड ब्रेक डाउन फूड सोर्स पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स कॉल्ड। तो अगर प्लांट्स की बात की जाए और प्लांट्स अगर ऑक्सीजन को निकाल दे तो उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बट अगर बॉडी को ऑक्सीजन दे दे, और वो ऑक्सीजन काम होता है कि जो भी हम लोग फूड को लेते हैं, फूड को हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उस फूड को अगर ग्लूकोज के रूप में वो तोड़ दे, ब्रेक कर दे, तो उसे फिर हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना, रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड। तो ब्रेन के जो मेन थिंकिंग पार्ट्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉर ब्रेन, क्या कहते हैं? फॉर ब्रेन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें हिबिस्कस, मस्टर्ड, पी, पपाया। तो यहाँ पर जो यूनिसेक्सुअल है उसे हम लोग जानते हैं ये पपाया ही है, ठीक है। इसके बाद हाउ मच ऑर्गेन, 18 नंबर पे, हाउ मच ऑर्गेन मैटर रीच्ड फ्रॉम ऑन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन गिवन है हमें 0%, 10%, 50%, 100%। फिर से एक बार, हाउ मच ऑर्गेन मैटर रीच फ्रॉम द ट्रॉफिक लेवल नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक कितने ही जो है ऑर्गेनिक मैटर पहुंचते हैं? ओनली 10%, ओनली 10%। तो हम लोग बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। 19 में है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस प्लांट इज। तो फोटोसिंथेसिस में काम क्या होता है? प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट जो है, जो सनलाइट है उसकी उपस्थिति में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फूड, उसके भोजन के रूप में, उसके फूड के रूप में वो लेते हैं, और जो है उनका काम होता है ऑक्सीजन को निकाल देना, ठीक। तो यहाँ पर होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें ग्लूकोज बनता है और जल निकाल देते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं, ठीक है। पौधे जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसके बाद वाटर लेते हैं, और इसके बाद जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज को निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे 19 नंबर में बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये 3 चीज निकालते हैं, ठीक है। वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के अकॉर्डिंग, ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, लीफ से, पत्तियों से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट्स हार्मोन। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन जो है ह्यूमन हार्मोन्स हैं, हाँ, और साइटोकाइनिन, ये सब प्लांट्स हार्मोन्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 21 है, अब हम लोग करेंगे डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 21 में है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन कार, व्हाई डू वी रिफर इट। तो कार में जो है हम लोग किस मिरर को यूज करते हैं,
ठीक, किस टाइप के मिरर को यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं? देखो, कार में जो है उसके बैक साइड के जो भी इमेज है, उस इमेज को देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज़ क्यों करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है जो भी इमेज है उसे मिनिमम बनाना, छोटा बनाना, स्मॉल बनाना होता है और उसे सीधा बनाना होता है। ठीक है? इसीलिए जो है हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में है, an object 3 centimeter height is placed at a distance of 80 centimeter from a concave mirror which produced a virtual image of 4.5 centimeter height. Find the position of the image and focal length of the mirror. देखो, इसमें हम लोग फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने वाले हैं, तो उससे पहले इसको हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास हुआ 21 का सेकेंड पार्ट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आंसर 21 और सेकेंड पार्ट। ठीक, सेकेंड पार्ट। सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि जो जो हमें गिवन है उसे उसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। ठीक, हमारे पास गिवन क्या क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक, इसके बाद पैलेज्ड डिस्टेंस फ्रॉम 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो u इक्वल्स -8 सेंटीमीटर। u को हमेशा माइनस रखोगे, चाहे वो कॉनकेव हो और चाहे कॉन्वेक्स हो। ठीक, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, u को जो है हमेशा हम लोग माइनस में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जो प्रोडक्ट वर्चुअल इमेज 4.5, इमेज 4.5 है। इमेज जो है v जो है 4.5 सेंटीमीटर है, इसे माइनस में ले लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव में है, कॉनकेव में टोटल माइनस लेते हैं हम लोग। ठीक, कॉनकेव में टोटल माइनस लेते हैं। और इसके बाद और क्या है हमारे पास, और रुक जाओ, ये क्या है, प्रोड्यूस्ड इमेज ऑफ हाइट। अच्छा, इमेज की हाइट है, सॉरी, इमेज की हाइट है तो प्लस में ही लेंगे, बट यहाँ पर आई लेंगे, हाइट है ना, डिस्टेंस तो है नहीं, डिस्टेंस को वी से लिखते हैं, ये हाइट है। ठीक, और इसके बाद यफ जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, यफ को। ठीक, यफ को फाइंड आउट कर लेंगे और हम लोग जो है यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉनकेव मिरर, तो हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला। ये हो गया 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर 1/f इक्वल्स 1/v, v नहीं है क्या? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्या v की वैल्यू हमारे पास नहीं है? नहीं, v की वैल्यू हमारे पास तो नहीं है। इन्होंने कहा है कि 3 सेंटीमीटर तो है, 8 सेंटीमीटर है और वर्चुअल इमेज भी है, बट v की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे, तो वो फार्मूला है m इक्वल्स -v/u। ठीक, और ये हो गया I/o। तो -v/u की वैल्यू है -8, I की वैल्यू है 4.5, O की वैल्यू है 3.0। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ये 8 3 ज़ा 12, तो v इक्वल्स -12 सेंटीमीटर। तो यहाँ -12 और प्लस 1/-8, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -12 -1/8, तो 1/f इक्वल्स एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया 24। 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। ठीक, तो ये हो गया -5/24। ठीक है, ये हुआ
5/24, कुछ मिस्टेक तो नहीं है? u माइनस में है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो ये हुआ प्लस में। तो ये हुआ हमारे पास प्लस में, ये हुआ प्लस में, तो ये हुआ प्लस में, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा 1। तो हम लोग कहेंगे अब यहाँ पर F इक्वल्स 24 सेंटीमीटर। तो F इक्वल्स हमारे पास क्या है? F इक्वल्स है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में 22 के 1 में है, व्हाट इज शॉर्ट साइटनेस मायोपिया। शॉर्ट साइटनेस किसे कहते हैं? शॉर्ट साइटनेस में हम लोग नियर के ऑब्जेक्ट को तो देख पाते हैं बस, बट डिस्टेंस के जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग एग्जैक्ट क्लियर उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट साइटनेस में क्या होता है कि जो नियर के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको तो क्लियर देख लेते हैं, बट जो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम लोग क्लियर देख नहीं पाते हैं। फिर उन्होंने कहा एक्सप्लेन विद रे डायग्राम विद डिफेक्ट्स करेक्टेड बाय विच टाइप लेंस। अच्छा, इसे करेक्ट करने के लिए हम लोग किस लेंस को यूज़ करेंगे? इसे करेक्ट करने के लिए हम लोग जो है इसे इसके करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है? डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट है उसको दिखाना होता है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है? जो भी डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट है उसे दिखाना होता है, और नियर के ऑब्जेक्ट तो देख ही पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या है? शॉर्ट साइडनेस है ना। इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में है एक्सप्लेन वाई द कलर ऑफ क्लियर स्काई अपियर्स ब्लू। जो स्काई है उसका जो कलर है वो ब्लू क्यों है? आखिर ब्लू इसलिए है, देखो हम लोग ये नहीं कहते कि स्काई जो है वो एग्जैक्ट ब्लू ही है, बट हम लोग जो जिस एटमॉस्फियर में रहते हैं उसमें मोस्टली जो जैसे एयर होते हैं, एयर के मॉलिक्यूलर होते हैं। ठीक है, एयर के मॉलिक्यूलर होते हैं। इसके बाद एटमॉस्फेयर में एयर, उसके मॉलिक्यूलर और वगैरह डस्ट वगैरह होते हैं, उसके मॉलिक्यूलर होते हैं। और इसके बाद जब जो सनलाइट है, सनलाइट जो है वो इंसिडेंट होता है, किस पर इंसिडेंट होता है? वो उसी मॉलिक्यूलर पर इंसिडेंट होकर वो रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? रिफ्रैक्ट हो जाता है इस प्रकार से। उस प्रकार से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है? स्कैटरिंग हो जाता है। स्कैटरिंग होने के बाद क्या होता है कि उसके मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, जिसमें से हम लोग जो है हमारी जो आईज है वो आईज जो है एग्जैक्ट ब्लू कलर, और इसके बाद रेड कलर, कुछ सम कलर्स जो होते हैं उसको ही उसको जो है जानने में, पहचानने में जो है वो आई जो है वो सक्षम है। इसीलिए हम लोग क्या है कि आकाश को जो है, स्काई को जो है ब्लू देखते हैं। मतलब फिर से एक बार रीजन क्या है, रीजन सुनना। जो हमारे एटमॉस्फियर है ना, इस एटमॉस्फियर में एयर के मॉलिक्यूलर है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बाद डस्ट के मॉलिक्यूल्स है, और इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैसों के भी मॉलिक्यूल्स हैं। उसमें क्या होता है कि जब सनलाइट है, सनलाइट जो है इंसिडेंट होता है किस पर? इस मॉलिक्यूलर पर, फिर स्कैटरिंग हो जाता है, और स्कैटरिंग के रीजन से हम लोग जो है स्काई को ब्लू देखते हैं। ठीक है, क्या रियल में स्काई ब्लू है? नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, रियल में जो कुछ है, हम लोग जो है जिस एटमॉस्फियर में है उस एटमॉस्फियर में स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग के रीजन से हम लोग स्काई को ब्लू देखते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच वन What are the factors on which the force acting on a current carrying conductor depend? पैलेस यूनिफॉर्म, ये हम बता चुके हैं आपको। किस में बता चुके हैं? सेट नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 24 के और में हम इसको आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसको विजिट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में है व्हाट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम है। ठीक है, इसके बाद ए रेसिस्टेंस ऑफ 25 ओम इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट हीट एनर्जी इन जूल्स जनरेटेड पर मिनट। तो इन्होंने ये कहा है, सुनना, इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि जो हम लोगों ने 23 का सेकेंड पार्ट, ठीक है, पहले लिखते हैं आंसर
आंसर 23 और उसके सेकेंड पार्ट। हमें रेसिस्टेंस हमें गिवन है, रेसिस्टेंस जो है R इक्वल्स जो है 25 ओम है। ठीक, R इक्वल्स क्या है, R जो है 25 ओम है। और इसके बाद, ठीक, इसके बाद हमारे पास इन्होंने ये कहा है कि जो बोल्ट है वो 12 बोल्ट है, तो V इक्वल्स 12 बोल्ट, तो V इक्वल्स 12 बोल्ट। और क्या है, टाइम हमारे पास हमें गिवन है 1 मिनट, T इक्वल्स 1 मिनट। हम लोग कहेंगे कि देयर फोर अब 1 मिनट इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 60 सेकेंड। ठीक, हाँ, अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि हीट, हीट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हीट हम लोग कहेंगे कि हीट H इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हीट के लिए फार्मूला यूज करेंगे, हीट V स्क्वायर TYR। ठीक, V स्क्वायर TYR, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है 12, 12 इंटू 12 इंटू 60 बाई R की वैल्यू क्या है 25, तो ये हुआ 25। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 2 जा, ये हुआ। अब हम लोग एक काम करते हैं, इन ये जो 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 कर लेंगे, तो हम लोग कहेंगे H इक्वल्स, ये हो गया हमारे पास, चलो इसको कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, कैलकुलेटर से हेल्प ले लेते हैं। तो आइए भैया कैलकुलेटर हेल्प कर दीजिए, 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये हो गया है 1728, तो 1728 बाई 5, 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो 1728 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 345.6, ठीक, जूल, ये हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये सुनना अब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 24 में, 24 में है कि इन द सर्किट गिवन बिलो 5 रेसिस्टेंस हमें गिवन है और 18 वोल्ट भी है, और कैलकुलेट हम लोग करेंगे, तो समझना यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर 24, ठीक, तो आंसर 24, पहले हम लोग फिगर को ही बना लेते हैं। ठीक, फिगर में यूं यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, यूं यहाँ रेसिस्टेंस है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 10 ओम है और यहाँ पर 40 ओम है। ठीक, फिर यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, फिर यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस है। ठीक, यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस है। ठीक है, और फिर यहाँ पर सी है, यहाँ पर हाई वोल्टेज की बैटरी है, यहाँ पर एक क्लोज की है, यहाँ पर 18 वोल्ट है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, यहाँ से जैसे की को ऑफ करें, की को जो है हम लोग ऑन कर देंगे, तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, करंट यहाँ से जाकर करंट यहाँ पर जाएगी, फिर करंट यहाँ पर जाकर करंट डिवाइड हो जाएंगे 2 डिवाइड्स। अगर करंट डिवाइड होती है तो उसको पैरेलल कहते हैं हम लोग। तो ये दोनों के दोनों जो है ये पैरेलल में है,
ठीक है। इसके बाद करंट यहाँ से आकर यहाँ से फिर यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर फिर 3 डिवाइड हो जाएगी करंट को, और 3 डिवाइड का मतलब है करंट का 3 डिवाइड होना। इसे भी हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या, इसे भी हम लोग कहेंगे कि ये तीनों के तीनों जो है यहाँ पर ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये हुआ 2 ओम, ये हुआ 30 ओम, ये हुआ 60 ओम। ठीक, फिर यहाँ से ये करंट आएंगी और ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है हम पहले वो लिखते हैं। ठीक, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R3 है, ये हमारे पास R4 है, और एंड ये हमारे पास R5 है। ठीक है, और ये हमारे पास V है। क्लियर। अब इन्होंने जो जो कहा है बस वही हम लोग लिखेंगे। इन्होंने कहा है टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। इस सर्किट की जो टोटल रेसिस्टेंस है उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो R इक्वल्स क्वेश्चन मार्क सेकेंड में उनका कहना है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इसमें टोटल करंट जो है उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। थर्ड नंबर में उनका कहना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हम लोग V फाइंड आउट करेंगे, V को, बट ए एंड वी से ही फाइंड आउट करेंगे, इधर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे समझना। ठीक, सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे इसमें कि जो यहाँ पर पहले फार्मूला बता देते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है R इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर इन फार्मूले का यूज़ करके हम लोग कहेंगे कि R1 एंड R2, तो हम लोग कहेंगे R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब जब ये पैरेलल में है तो हम लोग कहेंगे 1/R डैश इक्वल्स 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम हुआ 40, ये हुआ 4 प्लस 1, ये हुआ 5/40। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो ये हो गया 1/8। हम लोग कहेंगे कि R डैश इक्वल्स 8 ओम। अब इस पे आ जाओ तो हम लोग कहेंगे R3 R4 एंड R5 are connected in parallel। ठीक, तो हम लोग कहेंगे 1/R डबल डैश इक्वल्स 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। एलसीएम हुआ 60, ये 23 जा और 32 जा और ये 1, तो ये 6 1 जा 6/60, ये हो गया 10। तो हम लोग कहेंगे कि R डबल डैश इक्वल्स 10 ओम। अब हम लोग कहेंगे कि टोटल रेसिस्टेंस ना, टोटल रेसिस्टेंस, तो हम लोग कहेंगे R डैश एंड R डबल डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, तो R इक्वल्स ये हुआ हमारे पास 8 और प्लस 10, तो ये हुआ हम लोग कहेंगे कि R इक्वल्स 18 ओम। ये हमारे पास आंसर। अब हम लोग यहाँ पर I को फाइंड आउट करने के लिए ओम्स लॉ लगा देंगे। ठीक, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ, ये हो गया हमारे पास I, तो I इक्वल्स V/R। ठीक, तो I इक्वल्स V हमारे पास 18 है और R भी 18 है, 18 से 18 कैंसिल,
तो हम लोग कहेंगे कि I इक्वल्स 1 और एम्पियर, ठीक। एंड अब हम लोग फिर से हम लोग V को फाइंड आउट करेंगे, तो V इक्वल्स, तो V जो है A एंड V के बिटवीन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों में जो रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट हुआ था 8। तो हम लोग V इक्वल्स आई आर, फार्मूला हो जाएगा ना, V इक्वल्स आई आर। तो I हमारे पास है 1 इंटू ये हुआ 8, तो V A B इक्वल्स 8 वोल्ट, ठीक। ये हुआ 8 वोल्ट। क्लियर? अब देखो हम लोग कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसी का और में है, हाँ, कि ड्रा द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू और करंट कैरिंग लूप, ठीक। करंट कैरिंग लूप, लूप में मतलब लूप बनाना तो सिंपल है, आप लोग एक सर्किट बना लोगे यूं, ठीक। एक सर्किट बना लोगे और इसमें अगर करंट फ्लो करते हैं तो इसके अराउंडिंग में जो है मूविंग करने लगता है कौन? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को मूविंग करा दो यूं, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड को यूं मूविंग करा दो, बस यूं मैग्नेटिक फील्ड मूविंग करते हैं चारों ओर, बस खत्म काम। करंट को फ्लो करा दो, ऐसे ले जाओ करंट को और ऐसे ले आओ, ठीक। ऐसे ले जाओ और ऐसे ले आओ, तो फिर इसको ऐसे दिखा देना, ठीक। सिंपल है। हाँ, आगे क्वेश्चन हमारे पास है, आगे है व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेटस टू यूज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब भी कोई भी वायर हो उसमें करंट को फ्लो करते हैं तो उसके अराउंडिंग में चारों तरफ एक फील्ड जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो इंक्रीज होता है। मतलब एक फील्ड जो है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। कोई वायर हो उसमें करंट फ्लो करो और करंट फ्लो करते ही उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसके बाद हाउ डज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को परमानेंट हम लोग, हाउ डज इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफर फ्रॉम परमानेंट मैग्नेट, कैसे इसको परमानेंट बना सकते हैं? एक काम करो, अब आप आगे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तो इससे पहले अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, फिर हम लोग इसको जो है रेस करके फिर आगे क्वेश्चन को बता रहे हैं। नंबर जो है हम लोग करेंगे सबसेक्शन 2 को, केमिस्ट्री को, ठीक है। क्वेश्चन 25 में है स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही हम लोग सेट 1 में और क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो आई होप वहां से आप लोग इसको देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 के बी पार्ट्स में है एक्सप्लेन द फार्मूला Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाय कॉम्बिनेशन ऑफ Na एटम एटॉमिक नंबर 11 एंड Cl एटम एटॉमिक नंबर 17। मतलब यहाँ पर हम लोग कहेंगे आंसर 25 और बी ऑफ पार्ट, आंसर 25 और बी पार्ट। देखो यहाँ पर क्लोरीन का 17 और Na का 11 दिया गया है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर हम लोग जब इनका एटॉमिक निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे इनका 1s2 2s2 2p6, ठीक, 2p6। जब 2p6 करेंगे और फिर 3s2 3p, अब ये हुआ 2 2 4 10 और ये 12 है, 3p5, ठीक। तो यहाँ पर 1 पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पर 8 इलेक्ट्रॉन है और 3 पर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर इसको करो 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पर 1 पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है,
2 पर 8 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3 पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर 8 होने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन को इसे दे दो, ठीक है, या तो फिर इससे साथ ले लो। तो इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो लेना पॉसिबल नहीं है, बट 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये दे देना पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर यने का काम क्या होता है, यने जो है एन ए ने एक इलेक्ट्रॉन को मान लो कि दे दिया। किस दे दिया? इस Cl को दे दिया। तो जो देने वाला होता है वो हमेशा रिच मैन होता है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को दिया तो 1 पॉजिटिव हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन को दिया तो 1 पॉजिटिव हुआ, प्लस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। इन्होंने रिमूव किया, इन्होंने ऐड किया 1 इलेक्ट्रॉन को, तो फिर ये माइनस नेगेटिव हुआ। इसके रिएक्शन से ये हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। NaCl मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बस ठीक, समझ में आया नहीं है? अब अगर इनका हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिकल करते हैं, मतलब कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि Na के पास है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 ठीक 5 6 7। यानी ने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली और एक इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने एक्सचेंज कर ली, एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इन्होंने इसे दिया, इन्होंने इसे दिया, ऐसे कर लिया। अब इन्होंने अगर हम लोग इस प्रकार से दोनों को चेक करते हैं, दोनों को देखते हैं, तो Cl के पास जो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, Na के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है 2 8 18 और 32 होना, इसे कहते हैं कि ये कंप्लीट है इनके पास। तो कंप्लीट करने के लिए हम लोग Na के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? इसको सेट हम लोग जो है सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग इसको स्टडी कर भी चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एसिड और बेस की रिएक्शन करवा देते हैं, साल्ट और वाटर बनता है, बस यही है। और रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। और रिडक्शन में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में है व्हाट हैपेंस व्हेन राइट ओनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन देना है हमें, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहेंगे 27। तो आंसर 27 टोटल हमारे पास ABCDEF पार्ट तक है, तो हम लोग कहेंगे कि ABCDE एंड F टोटल हमारे पास F पार्ट तक है। सबसे पहले इनका कहना क्या है, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग किससे करेंगे? वाटर से। तो सोडियम ऑक्साइड तो Na2O और रिएक्शन H2O। अब जब रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन में Na और ये इसके, क्योंकि H का मतलब होता है HOH, तो OH इन्हें दे दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल बैलेंस Na2 टाइम्स H2 H2 O2 ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ड्राई क्लोरीन गैस रिएक्ट विद ड्राई स्केल्ड लाइम। तो सेलेक्ट लाइम। क्लोरीन गैस, क्लोरीन का फार्मूला क्या होता है? Cl2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर CaOH का होल्टाइज प्लस ये हुआ Cl2 रिएक्शन। जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बना लेंगे हम लोग, तो CaOCl2। रुक जाओ, यहाँ पर ड्राई लिया था ना हम लोगों ने, ड्राई क्लोरीन गैस रिएक्ट विद, हाँ। अब यहाँ पर हम लोग रिएक्शन से या तो H2 को निकाल दो, H2 को निकाल दो प्लस H2O, ठीक।
या फिर CaO ले लो और Cl2 ले लो, CaO Cl2 बना दो, CaO Cl2 बनाना पड़ेगा मैं, ठीक। या तो CaO ले लो, Cl2 ले लो, CaO Cl2 बना दो। अगर CaOH का वोल्टेज लेंगे तो हम लोग फिर यहाँ पर H2O को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, एथेनॉल रिएक्ट विद एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन H2SO4 एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक। तो C2H5OH, अब इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड कंसंट्रेशन H2SO4 ले लेंगे हम लोग। जैसे H2SO4 ले लेंगे तो यहाँ पर जब हीट कर रहे हैं तो मतलब इसको तोड़ो तो यहाँ से एथिलीन बनाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एथिलीन। प्लस हमारे पास समझना C2 टाइम्स है तो C2 टाइम्स है, H4 है तो H4 है, एक H यहाँ बचा और एक OH बचा यहाँ पर, तो हम लोग H2O कहेंगे। तो उस H2O को बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा H2O। अब देखो डी पार्ट्स में इन्होंने क्या कहा, डी पार्ट्स में इन्होंने कहा है कि एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाई कार्बोनेट। एथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH प्लस सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर इसको यहाँ से ब्रेक करो और इसे यहाँ से ब्रेक करो तो ये बन गया CH3COONA। हाँ, तो ये हो गया CH3COONA प्लस यहाँ से एक H और यहाँ से H और यहाँ से एक O दे दो तो ये जगह H2O प्लस यहाँ पर CO2 बचा हमारे पास। तो CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको हम लोग यूँ लिखेंगे CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक। अब देखो हम लोग करेंगे ई पार्ट को। ई पार्ट में है एथेनॉल रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड इन प्रेजेंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। मतलब हम लोग एथेनॉल और रिएक्ट एथेनोइक एसिड, एथेनॉल हो गया C2H5OH प्लस किसके साथ, एथेनोइक के साथ, ठीक। एथेनोइक तो CH3COOH और कंसंट्रेट हम लोग ले लेंगे H2SO4। इसका मतलब है इससे भी हीट करेंगे तो यहाँ से हम लोग OH को ब्रेक कर देते हैं और यहाँ से H को ब्रेक कर देते हैं, H2 बन जाएगा। तो CH3COO C2H5, तो ये जाएगा CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट और प्लस यहाँ से H2O को निकाल दो, ये H और ये OH। लास्ट पार्ट यफ में इन्होंने कहा है एथेन इज एलॉयड टू बर्न इन एयर। एथेन को हम लोग जो हैं बर्न करते हैं एयर्स के साथ। तो एथेन का फार्मूला हो गया हमारे एथेन का फार्मूला C2H6, ठीक। एथेन का C2H6, एथेन का C2H4 और एथाइन का C2H2, ठीक। तो ये हो गया एथेन। एथेन को हम लोग जो है हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन से, और यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन से बर्न करेंगे तो यहाँ पर H और यहाँ पर O, तो क्लियर है कि बनना है H2O, ठीक। और प्लस C और O ये हो जाएगा हमारे पास CO2। अब बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए C2 टाइम्स है, C 1 टाइम्स है, C2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया C2, ये हो गया C2। H हो गया यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 to the 6, ये हो गया 6। अब O जो है 2 to the 4 और 3, ये हो गया 7। तो फिर 7 करने के लिए, क्योंकि ये होगा 2 to the 4 और 3 7, और यहाँ पर 7 तो कर नहीं सकते, 4 कर सकते हम लोग। तो 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो 8 हो जाएगा। और 8 करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एथेन ही तो है, एथेन इज अलाउड बर्न टू एयर। एथेन यहाँ पर H जो है, एक काम करते हैं, एथेन है कि एथीन है, एथेन इज अलाउड टू, बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। तो C2H6 तो C2 टाइम्स और CO2 तो ये हो गया 2 to the 4 और 3 7। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, क्या हो सकता है कि बाई मिस्टेक हो, तो यहाँ पर हम लोग एथीन कर देते हैं।
एथीन। ठीक, तो ये हो गया 4 ले लेते हैं। जब 4 ले लेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू ज़ 4, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 टू ज़ 4 ये 6, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं इसी के और को। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन हो, कुछ कोई भी सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन में अगर हम लोग हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उससे हम लोग पीएच वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जो सेट 2 है उससे क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, वहां से जाके हम लोग देख सकते हैं उसको। राइट ए शॉर्ट नोट, फिर राइट ए शॉर्ट नोट और इन्होंने कहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन देखो इसको हम लोग बता चुके थे आपको कि सिंगल बॉन्ड होने पर, डबल बॉन्ड होने पर, ट्रिपल बॉन्ड होने पर, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अगर हो। IUPAC नेम आपको बताओगे, IUPAC नेम। तो आंसर हमारे पास है इसी का, तो आंसर जो है हम लोग कहेंगे कि 27 का जो और है उसी के जो सी पार्ट है ना, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हो गया CH3। ठीक, और इस C पे हो गया हमारे पास OH, और इसके बाद हमारे पास एक और है, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये हुआ CH3। सबसे पहले जब इसका हम लोग IUPAC नेम करेंगे, IUPAC नेम में सबसे पहले ग्रुप देखो, तो यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3 4, यहाँ से काउंटिंग करो 1 2, तो मतलब ये तो 2 पर ही है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आइन 2 पर है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो हम लोग कहेंगे ब्यूट 2, आइन 2 पर है, 2 आइन, समझना, ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट। ठीक, और ये इसको हम लोग पढ़ते हैं आइन, तो ये हो गया 2 आइन। ठीक, 2 जो है ये आइन है, टू पर आइन है। ठीक है, एंड हमारे पास 1 2 3, 3 पर ऑल है, तो हम लोग कहेंगे 3 पर जो है ये ऑल है। ठीक, ऑल है। अब इसको ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन ऑल भी कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, 2 ब्यूटाइन ऑल, तो 2 ब्यूटाइन 3 ऑल भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पर मेथ एथ प्रोप, तो ये हो गया प्रोप प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन, ये तो सिंपल है। ठीक, प्रोपेन भी नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, बैलेंस गड़बड़ है या तो फिर इनकी बॉन्डिंग गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि इसकी तो 4 बॉन्ड है, इसके 4 बॉन्ड है, इसके 1 2 3, एक या तो फिर यहाँ पे CH2 होना चाहिए, या तो CH2 होना चाहिए, या तो फिर कहीं ना कहीं बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम CH2 कर दे रहे हैं, हमें लगता है कुछ मिस्टेक है इसमें। ठीक, तो यहाँ पर CH2 कर दे रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे सब सेक्शन 3 को, सेक्शन 3 28 में है। राइट ऑन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, फॉलोइंग, तो 28 तुम लोग लिखेंगे आंसर 28। ठीक, 28 में इन्होंने ये कहा है कि नंबर 1 पे है फिशन। ठीक, और नंबर 2 पे है फ्रैगमेंटेशन, नंबर 3 पे है रीजनरेशन, और नंबर 4 पर है बडिंग
बस। हाँ, तो इन्होंने कहा है कि राइट ऑन एग्जाम्पल ऑफ इस फॉलोइंग, इसे केवल एग्जाम्पल देना है। जैसे आपको फिशन के बारे में बताते हैं, फिशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा। फिशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा। इसके बाद फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा। इसके बाद रीजनरेशन, तो रीजनरेशन को तो हम लोग पढ़ा भी चुके, इसको 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 पढ़ा चुके थे, इसको भी अभी इंसॉल्ट में अभी नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पर इसके लिए आप लोग करोगे प्लेनेरिया। रीजनरेशन, प्लेनेरिया, ठीक। और इसके बाद इन्होंने पूछा है बडिंग। बडिंग का तो सिंपल एग्जांपल है, कई बार करवा चुके हैं, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। अब देखो इन्होंने आगे क्वेश्चन पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम लोग सेट 3 क्वेश्चन नंबर 3 के और में पढ़ चुके हम लोग। सेट 3 क्वेश्चन नंबर 31 के और में पढ़ चुके हम लोग इकोसिस्टम को। इसके बाद ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को भी हम लोग सेट 2 क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। आप लोग वहाँ जरूर देख लीजिएगा। और जो हमारे पास कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो, तो आप लोग कापी में जो आप लोग नोट बनाए हो उस पर देख लो कि सेट 2 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 28 पे जाओ, वहाँ पे देख लो, आप लोग सॉल्व कर चुके हो। लेकिन आप लोग दोबारा सॉल्व करोगे, क्योंकि आप लोग जब बार बार सॉल्व करोगे तभी तो आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा ना। इसके बाद ड्राई लेवल डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड डिस्क्राइब इट इन ब्रीफ। देखो ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? सेट 1 में, क्वेश्चन नंबर 31 के और में हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग उस सेट पे जाइए और देख लीजिए, या देख चुके होंगे तो आप लोग अपने कापी के नोट में इसको दोबारा फिर से कर लीजिए, मतलब नोट पे चेक करके दोबारा फिर से कर लीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इन ह्यूमन एंड आल्सो डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। किडनी का काम पता है ना आपको? टॉयलेट को, जो भी हम लोग वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को हम लोग लेते हैं, पीते हैं, उस वाटर में, उस वाटर का जो क्या होता है कि प्योर करके बॉडी के तो हर एक पार्ट से पहुंचाना होता ही है। बट जो अनप्योर वाटर है, उस वाटर को हमारे पे, मतलब हमारे जो भी पाथ है वाटर के, मतलब जो भी, मतलब कि बेस्ट वाटर है, जहाँ से निकालने के लिए जो पाथ है, वहाँ से निकालने का काम होता है किडनी का, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का और में है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग जियो जियोट्रोप्रिज्म इन प्लांट्स। जियोट्रोप्रिज्म और फोटोप्रिज्म दोनों हम पढ़ा चुके थे आपको सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 30 में, ठीक है, सेट 3 क्वेश्चन नंबर 30 में। ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमन, ह्यूमन में ग्रोथ हार्मोन्स, ह्यूमन के हार्मोन्स को हमारे ख्याल से पढ़ चुके हैं। चलो आप लोग एक काम करते हैं, ह्यूमन हार्मोन्स को जो है आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से लिख भी सको इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रोथ हार्मोन को लिखोगे, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि इसको भी आप लोग ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। तो दोनों को आप लोग स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से लिख सको, ठीक है। क्योंकि आज जो है हम लोग एक काम कर रहे हैं कि सेट को 5 को यहाँ पर हम लोग एंड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग जो है आगे के सेट को हम लोग स्टडी करेंगे सेट 6 में, ठीक। तो अब स्टडी करते हैं सेट जो है 6 में। तो आज के सेट को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कहीं पर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट बताना कि सर इसमें ना हमें थोड़ा बहुत दिक्कतें आई है, तो आप इसको ग्रुप में या नेक्स्ट सेट में बता दीजिए, ठीक है। तो उसमें हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर है, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीन शॉट।